नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट पे। और मेरा नाम है अजय। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका बुक है क्लास 11th का अर्थशास्त्र का। उसमें जो आपका पहला बुक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है और किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं, कैसे एमसीक्यू आते हैं। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप एमसीक्यू पेपर में, मिड टर्म में, बोर्ड में या फिर फाइनल एग्जाम में कभी भी सॉल्व कर सकते, कहीं कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आसान तरीके से। तो ये पूरे बुक का एमसीक्यू है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें एमसीक्यू भी है और फिल इन द ब्लैंक्स भी है। इसमें खासकर एमसीक्यू भी आते हैं, ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स। तो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं अपने एमसीक्यू की। पहला है, क्या संसाधनों की दुर्लभता सभी पर लागू होती है? व्यक्ति, पहला ऑप्शन है व्यक्ति, दूसरा संगठन, तीसरा देश, चौथा उपयुक्त सभी पर। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है डी। और दूसरा अपना क्वेश्चन एमसीक्यू, अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? न्यूनोन, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, अनफ्रेड मार्शन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका अनफ्रेड मार्शन है आंसर। तो अपना तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या पैदा होती है, किस कारण से आर्थिक समस्या पैदा होती है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है असीमित आवश्यकता है, संसाधनों की दुर्लभता, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी है। और चौथा क्वेश्चन है अपना, फिर रैंक के अनुसार, खाल मतलब कि रिक्त स्थान के अनुसार परिभाषित किया गया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने ये परिभाषित किया कि अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है, किसके द्वारा हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं, न्यूनोन, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, अनफ्रेड मार्शल, उपयुक्त सभी। अनफ्रेड मार्शल हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने, आपने पहले साइड में देखा ये था आंसर। एडम स्मिथ, ये हो, हो सकता है। तो आप ऐसे गैस करते हो, अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा हो सकता है। तो आंसर देखते हैं अपना, एडम स्मिथ है ये। तो आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने धन से कल्याण तक अर्थ अर्थशास्त्र का जोड़ दिया? किसने अर्थशास्त्र का जोड़ दिया धन से लेके कल्याण तक? तो देखते हैं, पहला अल्फ्रेड मार्शन, दूसरा एडम स्मिथ, लियोनो रॉबिन्स, और उपयुक्त सभी पर। इसका आंसर होगा ये। तो इसका आंसर देख लेते हैं, अल्फ्रेड मार्शल है। और छठा क्वेश्चन है अपना, सांख्यिकी निम्न के विश्लेषण का विज्ञान है। सांख्यिकी किस विश्लेषण का विज्ञान है? गुणात्मक आंकड़े, परिणात्मक आंकड़े, आंकड़ों का कोई भी प्रकार, और उपयुक्त सभी। तो आप इसका आंसर गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। देखते हैं आंसर। इसका आंसर है परिणात्मक आंकड़े। तो आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो का आप पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो से आपकी एमसीक्यू की तैयारी हो जाती है जो आप पेपर में आसानी से कर सकते हो। यदि आपकी एमसीक्यू तैयारी नहीं रहेगी तो पेपर में आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। जिससे कि इस वीडियो से आपको एमसीक्यू की पूरी तैयारी हो जाती है एग्जाम के लिए। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं, बहुवचन की रूप में सांख्यिकी दर्शाती है। पहला है सांख्यिकी विधियाँ, वर्णात्मक सांख्यिकी, सांख्यिकी आंकड़े, और प्रेरक सांख्यिकी। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है अपना सी, सांख्यिकी आंकड़े। तो आगे बढ़ते हैं, और आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी की कार्य नहीं है? सांख्यिकी स्टैटिस क्या है, उसके कौन सा एक फंक्शन नहीं है? पहला है ऑप्शन है तथ्यों की तुलना करना, अनुभव को बढ़ाना, पूर्वानुमान में सहायकता, तथ्यों का विश्लेषण। मेरे हिसाब से तो इसका बी होना चाहिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी। आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आपके साथ सही कौन सा है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी एमसीक्यू सॉल्व करने की, वैसे वैसे आपका एमसीक्यू भी सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां क्वेश्चन है अपना, सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है
किस लिए सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है? पहला, व्यापारियों द्वारा, अर्थशास्त्री द्वारा, सरकार द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है उपरोक्त सभी के द्वारा। मतलब सांख्यिकी ये तीनों, तो व्यापारी भी यूज करता है और इकोनॉमिस्ट भी यूज करता है, अर्थशास्त्री और गवर्नमेंट भी यूज करती है। और 10वां क्वेश्चन है अपना, प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत की जनसंख्या से संबंधित सूचना निम्न द्वारा एकत्र की जाती है। जनगणना पहला ऑप्शन, दूसरा प्रतिदर्श, और सी ए और बी दोनों, और उपयुक्त में से कभी। तो आंसर इसका देखते हैं। इसका आंसर है ए, जनगणना। जब भी जनगणना होती है तो इससे जनसंख्या एकत्रित की जाती है, इसलिए इसका ये आंसर है। और 11वां है अपना, कौन से आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं? पहला है प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, और दोनों ए बी, मतलब दोनों हो सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुसंधान द्वारा प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ये है। 12वां, जनगणना रिपोर्ट से धर्म पर एकत्रित आंकड़े। जनगणना रिपोर्ट किन आंकड़ों से एकत्रित किए जाते हैं? जनगणना रिपोर्ट से धर्म पर एकत्रित आंकड़े कौन से होते हैं? प्रतिदर्श, द्वितीयक, प्राथमिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है बी, द्वितीयक आंकड़े। तो आगे बढ़ते हैं। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं अपना, कार्न पियर्सन के गुणांक को परिभाषित किया जाता है। कार्न पियर्सन आप जानते हैं कि जिसके सह संबंध होते हैं, स्पीयरमैन के भी होते हैं, जो आपके बुक में दे रखे हैं। और तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर क्या है? पहला, असमूहीकृत आंकड़ों से, समूहीकृत आंकड़ों से, और दोनों ए बी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं, ए, असमूहीकृत आंकड़ों से। तो तुम्हारा प्रश्न है अपना, सहसंबंध गुणांक मापन की इकाई से है। सहसंबंध गुणांक का किस मापन की इकाई से है? पहला है स्वतंत्र, दूसरा ऑप्शन है निर्भर, और इसे दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है स्वतंत्र। तो आगे बढ़ते हैं। और 15वां क्वेश्चन है अपना, आयत चित्र को निम्न स्थिति में बनाया जाता है। तो आयत चित्र है जो आपकी इस बुक में दे रखा है, वो किस स्थिति में बनाया जा सकता है? व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, और सतत श्रेणी। तो इसका आंसर ये होगा सतत। तो आगे आंसर देखते हैं हम। श्रेणी ये है। और 16वां क्वेश्चन है अपना, संचयी आवृत्ति वितरण का ग्राफ कराता है। जो संचयी आवृत्ति वितरण जो हम शो करते दर्शाते हैं, वो का ग्राफ क्या कहलाता है? आयत चित्र, ओजाइब, कालिक चित्र, बहुभुज। तो बहुभुज तो हो नहीं सकता, आयत चित्र भी नहीं हो सकता, और कालिक चित्र इन दोनों में से हो सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ओजाइब। और 17वां क्वेश्चन देखते हैं अपना, माध्यिका की गणना निम्न श्रेणी में की जाती है। जो माध्यिका आप निकालते हो, इस पेपर में आपके भी आ भी जाता है कि 4 नंबर माध्यिका निकाले इन संख्या होगा, तो किन श्रेणियों में निकाले जाते हैं? तो व्यक्तिगत है पहला ऑप्शन, दूसरा खंडित है, और सी सतत, और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब कि इन सभी श्रेणियों में हम माध्यिका निकाल सकते हैं। और 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुलक निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? पहला ये, ऑप्शन बी, और सी डी। तो इसका फॉर्मूला ये है। हम इस फॉर्मूला को लगाकर बहुलक निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया बहुलक निकालने का कौन सा फॉर्मूला, तो इस क्वेश्चन को निकाल कर लगाकर हम बहुलक निकाल सकते हैं। और 19वां सहसंबंध कहलाता है। देखिए सहसंबंध गैर रेखीय है, और ये दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, रेखीय सहसंबंध। और 20वां क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मूल्य। जो श्रेणी सहसंबंध है जो आपकी इस बुक में है, तो उसका जो हाई, मतलब कि अधिकतम मूल्य कौन सा है? अधिकतम मूल्य देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन तो अपना 0 है, बी +1, सी -1, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी +1। और किसवां देखते हैं, किस सूचकांक में कीमतों में सामान्य परिवर्तन को मापता है? ऐसा कौन सा इंडेक्स है जो कीमतों में सामान्य परिवर्तन को मापता है? तो कीमत सूचकांक, मात्रा सूचकांक, मूल्य सूचकांक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होता है कीमत सूचकांक।
तो इसका आंसर देखते तो ये है। और 22वां क्वेश्चन है अपना, अधिकांश भारित सूचकांकों को भार का सरोकार होता है। जो अधिकांश भारी सूचकांक होते, जो इंडेक्स होते भारित में भार का सरोकार, मतलब जिसमें इंडेक्स में भार मतलब वेट का क्या सरोकार निकलता है, क्या मतलब निकलता है? तो आधार वर्ष, वर्तमान वर्ष और दोनों, तो एक में से कोई नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता और दोनों भी नहीं हो सकते, भारित पूछ रहा ना ये, तो इन दोनों में से एक हो सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आधार वर्ष, क्योंकि जो भारित सूचकांक है वो हमेशा आधार वर्ष के आधार पर निकाले जाते हैं। और 23वां अपना, इसमें बोला कि 5, 7, 12, 17, 79, 84, 91 रूप में दिए गए आंकड़े क्या कहलाएंगे? ऐसे जब हम आंकड़े लिखते हैं तो क्या कहलाते हैं? खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी और कांट श्रेणी। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है व्यक्तिगत श्रेणी। ये जो आंकड़े लिखे हैं वो व्यक्तिगत श्रेणी में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और 24वां क्वेश्चन देखते हैं, एक चर की आवृत्ति हमेशा होती है। एक चर की आवृत्ति कैसी होती है? तो एक अंश, पहला ऑप्शन है ए एक अंश, बी प्रतिशत में, सी एक पूर्णांक में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है सी एक पूर्णांक में। एक चर की आवृत्ति हमेशा पूर्णांक में होती है। और 25वां है अपना, निम्न में से कौन सांख्यिकी की सीमा नहीं है? जो सांख्यिकी है, जो हम स्टैटिस करते हैं, संख्या के बारे में जो भी सांख्यिकी है उसके हम करते हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम नहीं? तो देखते हैं, पहला सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है, ये तो है। बी सांख्यिकी परिणात्मक है, और सांख्यिकी नियम एकदम सही नहीं होते, ये भी सही है। और उपयोगी में से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। सांख्यिकी दुरुपयोग हो, ये सही है। और परिणात्मक, इसका आंसर बी है। और 26वां देखते हैं अपना, किसी वर्ग की उच्चतम सीमा होती है। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है एग्जाम के लिए वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन, किसी वर्ग की उच्चतम सीमा होती है, किस कोई भी वर्ग है उसकी हाई लिमिटेशन क्या होती है, उच्चतम सीमा क्या होती है? समान, भिन्न और ये दोनों दोनों, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है सी, वर्ग की उच्चतम सीमा समान भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। तो 27वां क्वेश्चन देखते हैं, एक सतत चर का आवृत्ति वितरण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर क्या है? समूहीकृत आवृत्ति वितरण, सरल आवृत्ति वितरण, या तो ए और बी। ये इसका मतलब है कि ये भी है, ये भी है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है समूहीकृत आवृत्ति वितरण। 28वां क्वेश्चन अपना है, दो बहुलक वाला आवृत्ति वितरण कहलाता है। इस आवृत्ति वितरण में दो बहुलक है तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन एक ही बहुलक, बी द्वि बहुलक, सी बहुलक और बहुबहुलक। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि एक ही की बात की गई, इसका ये भी नहीं हो सकता, इसमें तीन की बात की गई, इसमें बहु की। इसका आंसर हो सकता है ये बी। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर बी है। और 29वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधि है? आप पहला अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, बी टेलीफोन इंटरव्यू, सी संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। और तीसरा है अपना, पाई चित्र का अन्य नाम क्या है? जो पाई चित्र हम बनाते हैं किसी भी आंकड़ों को दिखाने के लिए ऐसे, उसका और नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? तो देखते हैं, दंड चित्र, आयत चित्र, कोणीय वृत्त चित्र, बहुभुज। दंड चित्र में हम ऐसे बनाते हैं, आयत चित्र में भी हम ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं हम, और बहुभुज में तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। तो आगे बढ़ते हैं, 31वां क्वेश्चन है, पति और पत्नी की आयु के बीच सहसंबंध। जो पति और पत्नी की आयु के बीच में कौन सा सहसंबंध होता है? तो पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा जीरो और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है धनात्मक। जो पत्नी और पति है उसके बीच में आयु के सहसंबंध है वो धनात्मक होता है। और आप बात करेंगे फिर इन द ब्लैंक क्वेश्चन, जो हर बार
आपके एग्जाम में आता है, चाहे मिड टर्म हो चाहे फाइनल एग्जाम हो। 2-3 क्वेश्चन तो आते हैं आपके एग्जाम में इन द ब्लैंक्स वाले, कि दे दिया जाता है कि ये फील्ड है और इसके आगे इसमें लिखेंगे क्या, आगे हमें गैस मतलब अनुमान दे दिया जाता है कि ये इसके लिखेंगे क्या। ब्लैंक कर दिया यहाँ पे, आगे बुन दिया कि ये है, तो हमें पता लगाना पड़ता है कि ये किसने कहा, किसने परिभाषित किया, क्या यहाँ पे लिखना है। तो आपका जो ये बुक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इसका आपका क्वेश्चन 10 नंबर में आता है मिड टर्म में या फाइनल एग्जाम में। तो आपने यदि इस वीडियो को देखा तो उससे आपकी जो एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि आप एमसीक्यू इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं 32वां, डैश औजाइब की स्थिति में संचयी आवृत्ति घटती है। किस सिचुएशन में जो संचयी आवृत्ति वो घटती है, तो उसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है से अधिक। जब औजाइब से अधिक हो तो इसकी आवृत्ति घटती है। और 33वां अपना, सांख्यिकी में एक वचन रूप में डैश पहला चरण है। एक वचन रूप में कौन सा पहला चरण है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आंकड़ों का संग्रहण। और 34वां क्वेश्चन अपना, डैश को पुराने आंकड़े भी कहा जाते हैं। तो किसे पुराने आंकड़े कहा जाता है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द्वितीयक आंकड़े, क्योंकि प्राथमिक आंकड़े होते हैं जो पहले न्यू न्यू गैदर किया जाता है, एकत्र किए जाते हैं, लेकिन वो आंकड़े बाद में पुराने हो जाते हैं, जिसे हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। और 35वां अपना, वर्ग अंतराल के केंद्र बिंदु को डैश कहा जाता है। जो वर्ग अंतराल है उसे के जो केंद्र बिंदु है उसे क्या कहा जाता है, देखते हैं। इसका मध्य बिंदु कहा जाता है। 36वां, एक वर्ग में चरों के उच्चतम और न्यूनतम मूल्य को डैश कहा जाता है। तो एक वर्ग में जो चर है उच्चतम और न्यूनतम मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर देखते हैं वर्ग सीमा। और 37वां पढ़ते हैं, 10, 14, 19, 25, 36 श्रेणी का माध्यिका है। माध्यिका निकालिए। ऐसा हमें पेपर में दे देगा, बोले इसका माध्यिका क्या होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं। देखते हैं माध्यिका क्या होगा। माध्यिका इसका ये होगा। तो ये अपना 37वां हो गया। और अपना ये है 38वां, और ये अपना 39वां। सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मूल्य डैश का होता है। तो सहसंबंध गुणांक है, उसका अधिकतम मूल्य कितना होता है, तो उसका अधिकतम मूल्य होता है +a। और 39वां क्वेश्चन है अपना, औद्योगिक उत्पादकता सूचकांक डैश के सूचकांक है। किसका सूचकांक है ये, तो इसका मात्रा सूचकांक। क्योंकि हम जानते हैं कि जो उद्योग में उत्पादन होता है वो मात्रा के रूप में होता है, इसलिए हम इसे इंडेक्स में क्वांटिटी के रूप में दर्शाते हैं। और अपना 40वां है, विकास संबंधी परिभाषा डैश ने विकसित की थी। जो विकास संबंधी जो परिभाषा किसने विकसित की, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है प्रो एंथोनी सैमुअल्सन। और ये क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक गैर देव निर्देशन है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कोटर निर्देशन। और अपना ये क्वेश्चन, डैश औजाई बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। कौन सा औजाई बाएं से दाएं की नीचे ओर गिरता है, तो इसका आंसर है से अधिक। यदि औजाइब ज़्यादा हो जाए तो बाएं से दाएं को नीचे की ओर गिरता है। और 45वां अपना, यदि x और y दो चर स्वतंत्र है तो उनके बीच सहसंबंध गुणांक डैश होगा। उनके बीच जो सहसंबंध गुणांक है वो कैसा होगा, 0 होगा। और ये क्वेश्चन देखते हैं, लघु विधि डैश भी कहलाती है। तो लघु विधि को क्या कहलाती है, क्या नाम, इसका क्या नाम है, तो कल्पित माध्य विधि भी हम इसे कहते हैं। ये विधि माध्य निकालने के लिए यूज की जाती है, जिसमें हम कल्पना करते हैं। कल्पित का अर्थ होता है एज्यूम करना। और 47वां है, समांतर माध्य से अवलोकनों के विचलनों का योग हमेशा डैश होता है। तो आंसर देखते हैं इसका 0। और ये क्वेश्चन, चर जैसे ईमानदारी, निर्धनता आदि सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा चर जो है ईमानदारी और निर्धनता आदि सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं, तो देखते हैं गुणात्मक। क्योंकि हम जानते हैं कि गुणात्मक है, इन सब के लिए उपयुक्त नहीं है।
और ये क्वेश्चन देखते हैं, संचयी आवर्ती वितरणों की डैश श्रेणियां होती है। कौन सी श्रेणियां होती है देखते हैं। दो दो श्रेणियां होती है इसकी। और ये क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे आंकड़ों का आकार के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना डैश कहलाता है। कच्चे आंकड़ों का जो आकार जो बढ़ता है घटता है उसमें व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। तो कहलाता है व्यू, स्ट्रेटजी, व्यू भी कहते हैं हम इसे। और ये है अपना आवृत्ति वक्र को डैश भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है। इस- इसमें हम पूछेंगे इसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको यहाँ पे इसका दूसरा नाम लिखना है। तो देखते हैं, संडित आवृत्ति वक्र। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और ये वीडियो एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए था, जिससे कि आप जो पेपर में एमसीक्यू आते हैं उसे आप आसानी से हल कर सकते हो, जिससे कि आपकी एमसीक्यू सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है बढ़ जाएगी, जिससे कि आप एमसीक्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।